नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम इन्फो जो IBPS गुरुजी का सेकंड चैनल है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जस्ट ग्रेजुएट हुए होते हैं या फिर हम कॉलेज के फाइनल ईयर या सेमेस्टर में होते हैं और सभी को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पता होता है कि हर साल बैंक में काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आती है, बट एक सही गाइडेंस लेना काफ़ी मुश्किल रहता है। कुछ वीडियो में कुछ होता है, कुछ वीडियो में कुछ मिसिंग होता है या फिर क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि मैं आपको बताऊं कि टोटल गवर्नमेंट बैंक्स कितने हैं जिनमें रिक्रूटमेंट हर साल आता है और कितनी एग्जाम्स होती है, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इन द सेंस आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको, और आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको, और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है और उसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से लगते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट पूरी आइडिया मिल जाए और आपका नॉलेज बन जाए इस एग्जाम्स के रिलेटेड, बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड। अब आपको पता ही होगा कि एज ऑफ नाउ इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी गवर्नमेंट बैंक है वो 12 है। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे वो 13 होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा है और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप हटा दोगे, जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, एक बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, दो बैंक हो गया। अब इसमें ये दोनों बैंक जो थे ना, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों यूनियन में मर्ज हो गए हैं, यानी ये तीन बैंक मिलके अब यूनियन बैंक ही कहलाएगा। जैसे सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मिल गया तो अब ये कैनरा बैंक ही कहलाएगा। तो ये एक बैंक हो गया, ये दूसरा बैंक हो गया, ये तीसरा बैंक हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक, ये चौथा बैंक हो गया बैंक ऑफ इंडिया, ये पांचवा बैंक हो गया इंडियन बैंक जिसमें इलाहाबाद बैंक मिल चुका है। ठीक है, ये छठा बैंक हो गया पंजाब नेशनल बैंक, ये सातवां बैंक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आठवां बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें विजया बैंक और देना बैंक मिल चुका है। फिर नौवां बैंक हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 10वां बैंक हो गया बैंक ऑफ यूको बैंक, और 11वां बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, और 12वां बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 12 बैंक है। अगर आप इन 12 बैंकों में जॉब करना चाहते हो तो आपको कौन सी एग्जाम्स देनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये 12 बैंक के अलावा जो हमारा सेंट्रल बैंक है जिसमें भी रिक्रूटमेंट आती है तो आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब काफी सारा कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा एग्जाम है, कौन सी बैंक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक 3 प्रकार की है। गवर्नमेंट की प्रिसाइजली बात करो तो गवर्नमेंट बैंक्स में 3 प्रकार होते हैं। एक तो सेंट्रल बैंक जो अपना RBI हो गया, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक यानी RBI को छोड़ दे तो बाकी सारे जो देख रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और तीसरा हो गया RRBs जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक या फिर ग्रामीण बैंक्स भी बोलते हैं। तो RRBs का लिस्ट ये रहा, अगर आप देखोगे यहां से शुरू हो रहा है, ये 1 to 14 है, ये 15 to 37 है। ये स्टेट वाइज होती है, तो आप यहाँ पे मार्क करोगे तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिखा है, तो आपके स्टेट वाइज ये RRB है इस प्रकार से। तो ये टोटल 43 RRBs है जो पार्टिसिपेट करती है और जिनमें रिक्रूटमेंट हर साल आती है और हर साल ये रिक्रूटमेंट चलती ही रहती है। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ऑनलाइन होता हूँ और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। तो ये पेज आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे सीधा मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और ये हमारा दूसरा पेज है पजल गुरुजी जो आपको रीजनिंग के लिए काफी हेल्प करता है। पजल, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल आपको डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ये दोनों पेज जरूर फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। अब आपको बैंक का नॉलेज तो हो गया, सेंट्रल बैंक जो RBI है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो 12 बैंक है, और रीजनल रूरल बैंक जो 53 कितना दिया था हमने, 43 है। ठीक है, तो ये टोटल बैंक्स में अगर आपको काम करना है ना तो आपको एग्जाम देनी रहेगी। अब आपके बैंक 3 हिस्सों में बट जाएंगे, एक तो 4 हिस्सों में बटेंगे। एक तो रीजनल रूरल बैंक सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया रीजनल रूरल बैंक RRBs, ठीक है,
जो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसमें 11 बैंक्स एक तरफ हो जाते हैं और एसबीआई एक तरफ हो जाता है, क्योंकि एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, तो वो अपनी रिक्रूटमेंट अलग से करता है। रीजनल रूरल बैंक अपनी रिक्रूटमेंट अलग से करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रिक्रूटमेंट अलग से करता है, और बाकी बचे 11 बैंक अपनी रिक्रूटमेंट एक साथ करते हैं, जिसको बोलते हैं आईबीपीएस। ठीक है, तो आईबीपीएस एक आईबीपीएस एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 11 बैंकों में अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काम दिया है। ठीक है, तो आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उससे जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका इन 11 बैंक्स में होता है या फिर ये रीजनल रूरल बैंक्स में होता है। एसबीआई की एग्जाम अलग से होती है और आरबीआई की एग्जाम भी अलग से होती है। ये सारी एग्जाम आपकी गवर्नमेंट ही मानी जाएगी। मेरे ख्याल से आपका यहां तक डेटा इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी एक एग्जाम हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम हो गई, और आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा और उसमें 2 एग्जाम आएगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक्स के लिए यानी ग्रामीण बैंक्स के लिए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी आपको मैं एग्जाम के नाम बताऊं उससे पहले डेजिग्नेशन बता देता हूं। देखो, मैं जो यहां पे इस वीडियो में आपको साथ चर्चा कर रहा हूं वो केवल और केवल फ्रेशर्स अप्लाई कर सके वैसी पोस्ट लेकर आया हूं। ठीक है, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट इंक्लूड नहीं हो रही है। तो पीओ की पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसओ की पोस्ट होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी पीओ एसओ बोलते रहते हैं ये लोग। क्लरिकल या जूनियर एसोसिएट और अटेंडेंट की पोस्ट, ये सारी पोस्ट ऐसी है, और एक मैनेजर की पोस्ट भी होती है जो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आरबीआई में कौन कौन सी एग्जाम होती है। देखो, आरबीआई में असिस्टेंट की एग्जाम होती है जो क्लास 3 लेवल की है। आरबीआई में ग्रेड बी की एग्जाम होती है जो मैनेजर लेवल की है, और आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट की एग्जाम होती है जो क्लास 4 की पोस्ट है। उसी प्रकार से एसबीआई में एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, एसबीआई जे यानी जूनियर एसोसिएट यानी क्लरिकल लेवल की पोस्ट निकलती है। पहले एक्चुअली एसबीआई क्लरिकल ही बोला जाता था, उसके बाद एसबीआई ने नाम बदल दिया और जे कर दिया जूनियर एसोसिएट, ताकि थोड़ा अच्छा दिख जाए। और उसके बाद आईबीपीएस दो बैंकों के लिए यानी आरआरबीस की एग्जाम्स कंडक्ट करता है और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो आरआरबीस में ऑफिस स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है जो पीओ के लेवल मानी जाती है, बट पीओ से ऊपर ही कही जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, और आईबीपीएस पीओ यानी ये आरआरबी की पोस्ट हो गई पहली 2, और बाकी बची 3 पोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की है, जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की पोस्ट, क्लरिकल लेवल क्लर्क की पोस्ट, और एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल की पोस्ट। तो ये सारी जो एग्जाम आपको दिख रही है वो ऑलमोस्ट हर साल आपको देखने को मिलती है, केवल इसको छोड़ के। ठीक है, और आपको हर साल इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये एग्जाम नेम है, यहाँ पे पोस्ट नेम मैंने रखा है, और ये एज लिमिट अगर आप देखोगे तो पहले मैंने आपको दिखा रहा हूं ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क लेवल की पोस्ट, आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट, जूनियर एसोसिएट की पोस्ट, और आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट। तो जो भी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है यानी क्लास 3 की पोस्ट है, उसकी जो एज लिमिट होगी वो मैक्सिमम कितनी साल है, 28 ईयर्स, यानी आप मैक्सिमम 28 ईयर्स तक दे सकते हो। ऑफिस अटेंडेंट क्लास 4 लेवल की पोस्ट है जहां पे 18 से 25 साल तक ही आप दे सकते हो। बाकी सब में अगर मिनिमम एज देखोगे तो केवल ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबीज में 18 साल की मिनिमम पोस्ट है, बाकी सब में मिनिमम पोस्ट 20 साल है। तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए, ऐसा कॉमनली कह सकता हूं। बट प्रिसाइजली बोले तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 है और ऑफिस अटेंडेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 है, और बाकी सबके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 है, एक्सेप्ट फॉर ऑफिस अटेंडेंट। तो आपको एज लिमिट ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको ऑफिस स्केल 1 यानी आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस स्केल 1, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी की
एज लिमिट बताता हूं। अब बाकी बचे कि एज लिमिट अगर आप मैक्सिमम अपर एज लिमिट देखोगे ना तो 30 साल 30 साल 30 साल 30 साल और 30 साल, तो अपर एज लिमिट सबकी 30 ईयर्स है। यानी अगर आपने देखा तो क्लास 3 और 4 की जो अपर एज लिमिट थी वो क्लास 3 की 28 ईयर्स थी, क्लास 4 की 25 ईयर्स थी, और ऑफिसर स्केल 1 की जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। और मिनिमम एज लिमिट अगर आप आरबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स में मिनिमम एज लिमिट देखोगे तो 18 साल है। बाकी सब में देखोगे तो आईबीपीएस पीओ में 20 साल, आईबीपीएस एसओ में 20 साल, एसबीआई पीओ में 21 साल है, और आरबीआई ग्रेड बी में भी 21 साल है। यानी आईबीपीएस की पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एग्जाम में मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, रीजनल रूरल बैंक्स की एग्जाम में मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, एसबीआई पीओ की मिनिमम एज लिमिट ऑफिसर के लिए 21 ईयर्स है, और आरबीआई ग्रेड बी की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है। तो इन शॉर्ट अगर आप जनरल कहना चाहते हैं तो ये चीज समझ लो कि आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर जाओगे तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 से लेके 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये प्रिसाइजली है, ये जनरल है। अगर आप प्रिसाइजली देखोगे तो एसबीआई के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो क्वालिफिकेशन सब में बैचलर्स डिग्री चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कॉमर्स से ही होने चाहिए। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 2 साल की हो चाहे वो 3 साल वाली हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रखा है। ये स्टार का मतलब ये है कि एसबीआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, परंतु यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आप जब तक इंटरव्यू आए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए या फिर ऑनलाइन डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने यहां पे स्टार लगा के रखा है, एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है जहां पे काफी सारी स्ट्रीम्स होती है, यानी आईटी ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है। तो अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आईटी में 4 साल की डिग्री चाहिए, लॉ ऑफिसर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए। तो उस प्रकार से जितनी भी स्ट्रीम वहां पे है, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, एचआर पर्सनल हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, तो उन सभी के लिए ग्रेजुएशन अलग अलग चाहिए, स्पेशली स्ट्रीम में चाहिए। अगर आपको आईबीपीएस एसओ की पूरी जानकारी देखनी है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी लिंक वहां से मिल जाएगी और आप वहां पे डिटेल में एलिजिबिलिटी समझ पाओगे। बट मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू तो बता ही दिया कि आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास आईटी का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपने आईटी में डिग्री ली होनी चाहिए। एएफओ के लिए अप्लाई करना है तो आपको एएफओ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब आरबीआई में क्या है कि परसेंटेज का क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री के साथ साथ मिनिमम 50% मार्क्स भी होने चाहिए, और आरबीआई ग्रेड बी में मिनिमम ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 60% मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये मार्क्स मैंडेटरी है और ये एग्रीगेट में मार्क्स है, तो आपके पास ये परसेंटेज हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपके 49.99% है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी के लिए। याद रखें आपके पास केवल और केवल 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD भी कैंडिडेट हैं तो आपके पास पास क्लास चलेगा आरबीआई असिस्टेंट के लिए, और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए देखना चाहते हो तो SC ST PWD के लिए 50% मिनिमम है, बाकी सभी के लिए जो परसेंटेज मेंशन है वही परसेंटेज होना चाहिए। और यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी है जो क्लास 4 की है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, जो आपके 10th स्टैंडर्ड पास पे अप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, 12th स्टैंडर्ड भी नहीं चाहिए, आप केवल 10 पास होने चाहिए, यानी जिसको एसएससी बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, और उसके इक्विवेलेंट भी चलता है, तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पे काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रखा है, मैंने डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर रखा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ? तो देखो एक चीज समझ जाओ, आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हो, अगर वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है, यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका ये चीज ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस ग्रेजुएशन वैलिड है, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एग्जाम डिस्टेंस ग्रेजुएशन से देख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको स्पेशल एसबीआई में जाना है तो आप ये एग्जाम दोगे,
आरबीआई में जाना है तो आप ये एग्जाम दोगे, और पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है तो आप ये एग्जाम दोगे, और रीजनल रूरल बैंक में जाना है तो आप ये एग्जाम दोगे। मैंने आपको क्लियर बता दिया, ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है, ये एसबीआई के लिए है, और ये आरबीआई के लिए है। तो आप अपना करियर चुन सकते हो। अब इन सभी एग्जाम्स के लिए सिलेबस सेम होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं एक और बार आपको बोलना चाहूंगा कि ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, जहां पे मैं होता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूं। तो एक बार ये पेज जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ जानना है, पर्टिकुलर एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ प्रोसीजर जानना है, तो आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपको एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर एग्जाम का पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर सेम चलता है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया जिसको फेज 1 बोलते हैं, उसके बाद होता है फेज 2 जिसको बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, और उसके बाद होता है फेज 3 जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो फेज 1 क्लियर करोगे तभी फेज 2 में जा पाओगे, फेज 2 क्लियर करोगे तभी फेज 3 में जा पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। तो फेज 1 क्लियर करने के बाद ही आप फेज 2 में एंटर कर पाओगे, और फेज 2 क्लियर करने के बाद ही आप फेज 3 में क्लियर कर पाओगे। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में फेज 1 के मार्क्स टोटल फाइनल कैलकुलेशन में काम नहीं आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो फेज 2 है और फेज 3 है, बट फेज 2 में पहुंचने के लिए आपको फेज 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू केवल और केवल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए है, यानी क्लरिकल पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। तो अगर आप क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जो चयन होगा वो केवल और केवल मेन एग्जाम के स्कोर पे होगा। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से परफॉर्म कर देना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं। देखो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट सारी एग्जाम के लिए, केवल 2 एग्जाम को छोड़ के, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे भी काफी लोगों को डाउट होता है कि ये लेवल क्या होता है। तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का लेवल 10th स्टैंडर्ड तक का होता है, इंग्लिश का लेवल भी 10th स्टैंडर्ड तक का होता है, और रीजनिंग सब्जेक्ट नया है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस से आपका रीजनिंग अच्छा से बन जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश में 10 से अबोव का लेवल नहीं पूछा जाएगा, यानी आपको डेरिवेटिव वेरिएटिव कुछ नहीं आएगा, 10th स्टैंडर्ड तक का ही मैथ्स होगा आपके पास। अब मैंने इंग्लिश पे स्टार क्यों कर रखा है, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, 2 एग्जाम ऐसी है, IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 यानी ऑफिसर स्केल 1 की यानी असिस्टेंट मैनेजर की, और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल पोस्ट के लिए आपका केवल 2 एग्जाम ही होती है, 2 सब्जेक्ट ही होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और इंग्लिश वहां पे नहीं होता। तो जिनको इंग्लिश से डर लगता है, फोबिया होता है, वो लोग ये एग्जाम प्रेफर कर सकते हैं, RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, जहां पे इंग्लिश नहीं होता। मेन एग्जामिनेशन में ये 3 सब्जेक्ट तो रहते ही रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस जिसको करंट अफेयर बोलते हैं, और कंप्यूटर, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए उसको करंट अफेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश भले ही वापस रिपीट होता है, बट यहाँ पे काफी बेसिक लेवल का पूछा जाता है, और यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, ताकि आपको एग्जैक्ट ये पता चले उनको एग्जामिनर को कि बंदे को कितना आता है। अब यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश पे स्टार करके रखा है, उसका मतलब यही है कि यहाँ पे RRB ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंग्लिश की जगह आपको हिंदी का ऑप्शन मिलता है, यानी आपका हिंदी का सेक्शन भी होता है। तो आप इंग्लिश नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसकी जगह हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो, और हिंदी नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसकी जगह इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट कर पाओगे, दोनों अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मेन एग्जाम क्लियर हो जाएगी तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा, और इंटरव्यू केवल ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, क्लरिकल पोस्ट के लिए मेन एग्जामिनेशन के स्कोर पे बेस्ड ऑन सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो, सिलेबस सभी एग्जाम, ये सारी एग्जाम जो मैंने डिस्प्ले की है ना, टोटल कितनी एग्जाम मैंने आपको बताई, ये 2, 3 5 और 2 7 और 3 10,
तो ये 10 और 10 एग्जाम्स के लिए आपके पास सिलेबस सेम रहता है। तो सिलेबस के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां जाके सिलेबस देख पाओगे। सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रहती है, तो सभी पोस्ट के सैलरी स्लिप की वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सभी की पोस्ट की सैलरी आप देख पाओगे। और अगर आपको पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है, आईबीपीएस की एग्जाम हो गई, जैसे कि आरबीआई की हो गई, जैसे कि एसबीआई हो गई, अगर आप उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहते हो, स्टडी प्लान चाहते हो, तो उसके लिए भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देख के अपनी फर्दर स्टडीज कर पाओ। और बुक्स के रिलेटेड भी वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे, उसके लिए हमारे नए चैनल एग्जाम इन्फो को जरूर फॉलो कर लेना, जो हमने आईबीपीएस गुरुजी का सेकंड चैनल है और ये हमारा मेन चैनल है आईबीपीएस गुरुजी। तो इस चैनल को भी जरूर फॉलो कर लेंगे। ये दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।